आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। अगेन वही फिर प्रोसेस, कैसे नाम से समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है। दो वर्ड्स दिए हैं, हाइपरटेंसिव और इंसेफेलोपैथी। हाइपरटेंसिव से तो हमें समझ आ गया, यानी क्या, हाइपरटेंशन हो रही है यानी हमारी बीपी बढ़ रही है। ठीक है भैया, बीपी बढ़ने से हो क्या रहा है, उससे हो रहा है इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। इंसेफेलोपैथी यानी क्या, डिसफंक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यूज। ब्रेन टिश्यू के डिसफंक्शन को क्या बोलते हैं, एंसेफेलोपैथी बोलते हैं। यानी हमारे ब्रेन का डिसफंक्शन हो रहा है, यानी ब्रेन डिसफंक्शन हो रहा है किस वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से। जब बीपी बढ़ने की वजह से आपके ब्रेन के फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाए, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन दिखने लग जाए, तब आप उसे बोलते हैं हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। यानी कहीं ना कहीं मुझे यह समझ आ रहा है कि थोड़ी बहुत बीपी तो सबकी बढ़ती है, तो क्या सबको हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी होती है? नहीं। तो फिर ये जब होती है जब एक लंबे समय से किसी की बीपी बढ़ी हुई है, और उससे क्या हो रहा है, तो आपकी जो ब्रेन है वो अफेक्ट हो रहा है। क्यों अफेक्ट होगा? क्योंकि हम जानते हैं छोटी छोटी आर्टरीज ब्रेन में ट्रेवल कर रही हैं, उनका ब्लड फ्लो अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपकी जो ब्रेन है उस पर एबनॉर्मल प्रेशर लगेगा आर्टरीज का, और आर्टरीज रप्चर भी हो सकती हैं छोटी छोटी, तो उससे जो फंक्शन है वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर हम स्ट्रोक पढ़ के आए थे, तो उसमें तो हमने पढ़ा, उसमें भी हमने पढ़ा था कि हेमरेजिक स्ट्रोक था। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या, एक बीपी हमने रीजन पढ़ा था कि बीपी ज्यादा बनेगी, होने की वजह से आर्टरीज रप्चर हो जाती थी और स्ट्रोक हो जाता था। स्ट्रोक इसका बहुत क्रॉनिक फॉर्म होता है, ऐसे ही है। स्ट्रोक बहुत क्रॉनिक फॉर्म है। स्ट्रोक कब होता है, जब आर्टरी पूरी तरीके से कौन सी, छोटी मोटी आर्टरी नहीं, आर्टरी नहीं, बड़ी आर्टरी, कोई अच्छी खासी आर्टरी रप्चर हो जाए, जिसकी वजह से ब्रेन के किसी एक पार्ट को ऑक्सीजन की कमी हो जाए और उसकी डेथ हो जाए या उसके फंक्शंस लूज हो जाएं, तब आप उसे स्ट्रोक कहते हैं। फिर हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी एक तरीके से उसका एक्यूट फॉर्म हो गया। बोले एक्यूट फॉर्म मतलब कैसे, इसका मतलब कि अभी आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है, तो यहाँ आपकी छोटी छोटी अगर आर्टरी, अगर हेमरेज भी होगा तो बिल्कुल छोटी छोटी आर्टरीज में, उससे ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, मगर उसके फंक्शन जरूर अफेक्ट होंगे। तो ये उसका एक्यूट स्टेज मान लो आप, कि हेमरेजिक स्ट्रोक का एक्यूट स्टेज हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी आप मान सकते हो। क्योंकि स्ट्रोक तो 10,000 रीजन से हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इस्चेमिक स्ट्रोक आपको किस, बहुत सारे रीजन से क्लॉट बन जाए कोई तो इस्चेमिक स्ट्रोक बोल देते हैं ना। और हेमरेजिक भी बहुत सारे, लेकिन हेमरेजिक का मोस्ट कॉमन रीजन हाई बीपी था, कि ब्लड वेसल ही रप्चर हो गई। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका स्ट्रोक वाला आपको कहाँ यूट्यूब पे डला हुआ है, जाके मिल जाएगा, पढ़ो उसे। ठीक है, तो ये उसका इसका एक एक्यूट आप फेज मान लो, वो भी हेमरेजिक स्ट्रोक का, ना कि इस्चेमिक स्ट्रोक का। So encephalopathy is a condition in which functioning of the brain is affected by some agent or condition। ये तो encephalopathy की डेफिनेशन हो गई। encephalopathy का मतलब क्या होता है कि किसी भी वजह से आपके ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए। अब जैसे मोस्ट कॉमन मान लो कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई कंडीशन हो गई, अब सम एजेंट में वायरस हो गया और वो कंडीशन अगर हाई बीपी हो जाए, तो उसे आप क्या बोलेंगे, फिर हम उसे बोलेंगे सर हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। ये इंसेफेलोपैथी की डेफिनेशन थी। अब वो कंडीशन अगर हाई बीपी हो तो आप उसे बोल दोगे सर हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। यानी हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन इंड्यूस्ड बाय मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। यानी एक्यूट नहीं, अच्छी खासी हाइपरटेंशन एक लंबे समय से है, तब क्या होंगे, ब्रेन के जो छोटे मोटे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी में क्या, इज अ रेयर कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बीपी। हाई बीपी तो रहनी है, जब हाइपरटेंसिव है तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, ट्रांजिएंट डिस्टर्ब, ऐसा जैसे छोटे मोटे जो हमारे स्पीच, विजन, पेशेंट को देखने में। एक बात याद रखो, डायबिटिक के पेशेंट में, हजारों में डायबिटिक पेशेंट में बीपी हमेशा ज्यादा रहती है, बता चुका हूं। जाना है जो डायबिटीज का पूरा लेक्चर, उसमें मैंने समझा है कि क्यों रहती है। तो बीपी ज्यादा रहनी तो उन लोग की भी देखना, डायबिटीज वाले पेशेंटों की आंखों में बहुत असर दिखता है, उनकी आंखें बहुत ब्लड ब्लड विजन होने लग जाता है डायबिटिक पेशेंट को। या फिर कोई भी डायबिटिक की वजह से बीपी, या फिर नॉर्मली कैसे ही बीपी ज्यादा है ना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रखा है तो उस वजह से बीपी ज्यादा, बीपी का कोई रीजन या एक्सप्लेन नहीं है, बस बीपी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा, आपको स्पीच, विजन, पेरिस्थीशिया, यानी क्या, आपके भैया ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, और ब्रेन अफेक्ट हो रहा है तो ब्रेन की नर्व तो अफेक्ट होनी है। और पेरिस्थीशिया मतलब क्या, एबनॉर्मल बॉडी में आपको टिंगलिंग और प्रिकिंग सेंसेशन, यानी जब कोई चीज चुभ रही है या ऐसा कोई चुभ रहा है या कुछ
क्या टिंगलिंग और प्रिकलिंग, जैसे कोई ऐसा बोलता है चींटी काट रही है, कुछ चुभ रहा है, ऐसे सेंसेशंस बॉडी में मिल सकते हैं। पेप्लियोडीमा मिल सकता है, पेप्लियोडीमा है ना, पेप्लियोडीमा क्या होता है, ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो स्वेल कर जाती है और आपकी ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग मिलने लग जाती है, ऐसा लगता है ना जैसे एडीमा, आंखों में एडीमा बन गया, इसलिए बोलते हैं पेप्लोडीमा। और ये पेप्लोडीमा मैंने अगर आपको यूट्यूब पे अगेन हाइड्रोसेफेलस का लेक्चर डाला, उसमें उसके एक्यूट स्टेज में पेप्लोडीमा बनता था, मैंने आपको प्रॉपर समझाया है उसमें पेप्लोडीमा, जाके वहां फिर रिवाइज करो। तो पेप्लोडीमा बन सकता है। पेप्लोडीमा समझ रहे हो क्यों बनता है, क्योंकि पेप्लोडीमा हाई ब्लड हाई किस हाई प्रेशर की वजह से बनता है, तो यहाँ भी तो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो यहाँ भी पेप्लोडीमा देखने को मिल सकता है। और बाकी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे डिसओरिएंटेशन, पेशेंट को क्या और आप हाई बीपी वाले पेशेंट्स में देखना, ये उनमें एक लंबे समय से इनकी आईबीपी होता है, कभी कभी जब बीपी बहुत ज्यादा हाई तो डिसऑरिएंट हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या चल रही है, सिचुएशंस क्या चल रही है। फिट्स आते हैं, फिट्स आनी सीजर आना, सीजर्स कन्वल्जन्स आ सकते हैं, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये सारे आपको चीजें देखने को मिलती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो बीपी बढ़ने की वजह से मेंटल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज कॉमनली डिफाइंड एज, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन किससे बोलेंगे आप, जब आपका आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर, क्योंकि आर्टरी से तो मेजर करते हो बीपी अपना, तो आपका आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर वैसे नॉर्मली कितना होता है, सिस्टोल बाय डायस्टोल 120/80, ये आपका भड़के कितना हो जाए, ये आपका भड़के टू मोर देन 200/130, तब आप इसको बोलते हो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, 200/130, और ये कंटिन्यूअस फेज में रहे। ठीक है, तो अब इसको आप मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हो, और एक लंबे समय से तो ऐसे पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी हो सकता है। तो हाइपरटेंशन इज कॉमनली डिफाइंड एज सस्टेन्ड एलिवेटेड आर्टियल ब्लड प्रेशर, हम जानते ही हैं, है ना। और हम हाथों में कौन सी आर्टरी से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से, ठीक है, और रिस्ट में रेडियल आर्टरी से। विद डायस्टोलिक लेवल, यानी डायस्टोलिक यानी नीचे वाला 130 से ऊपर होना चाहिए, और सिस्टोलिक 200 से ऊपर होना चाहिए, तब इसे आप मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या पैथोजेनेसिस होती है, क्या देखने को मिलता है हमें ऐसे, अगर इन लोगों में जब आप इनको एमआरआई वगैरह कराते हो तो मालूम क्या देखने को मिलता है, परप्यूरा इन द ब्रेन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है परप्यूरा इन द ब्रेन, परप्यूरा का मतलब होता है पर्पल कलर के रैशेस मिलते हैं, रैश ऑफ पर्पल स्पॉट, क्या पर्पल स्पॉट मिलते हैं ब्रेन में। और देखो इंसेफ्लोपैथी है तो ब्रेन की ही बात होगी, है ना, ब्रेन में, क्योंकि बीपी बढ़ने की वजह से पूरी बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे, हम मैं मानता हूं, मगर इंसेफेलोपैथी का मतलब क्या कि ब्रेन भी अफेक्ट हो रहा है। तो पर्पल स्पॉट देखने को मिलते हैं एमआरआई में, छोटे छोटे से, क्यों क्यों मिलते हैं वो पर्पल स्पॉट देखने को, क्योंकि जो छोटी छोटी आर्टरियोल्स है ना वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई है, वो डैमेज हो गई तो वहां पे छोटे छोटे से ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, मगर वो इतने बड़े नहीं है कि आपको स्ट्रोक कॉज करा दें अभी, है ना। यानी ये बात तय है कि अगर आपको इंसेफेलो ये हो रहा है तो आपको आगे चल के हेमरेजिक स्ट्रोक बन सकता है, क्योंकि अभी छोटी छोटी आर्टरियोल्स हो रही हैं तो किसी दिन का बड़ी आर्टरी भी डैमेज हो जाए और आपको स्ट्रोक कॉज करा दे। रेटिनल हेमरेज हो सकता है, हम पढ़ के अभी आंखों में पेप्टियोडिमा बोला तो रेटिना का हेमरेज हो सकता है, क्योंकि जो रेटिना की नर्व है वहां ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो रेटिना की नर्व दब जाए, या रेटिना की जो आर्टरीज है जो रेटिना को सप्लाई कर रही है वो उनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो हेमरेज हो जाए। हेमरेज का मतलब क्या होता है, वो उसका टूट के वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाना, तो रेटिना में हेमरेज हो सकता है। पेप्टियोडिमा पढ़ के पेप्टियोडिमा दिखेगा, क्या क्या दिखेगा, परप्यूरा दिखेगा ब्रेन में, रेटिनल हेमरेज दिख सकता है आपको, पेप्टियोडिमा दिख सकता है, फिब्रिनॉइड आर्टेरियल लीजन्स इन द ग्लोमेरुलाई, बहुत बड़ी लाइन है लेकिन सिंपल करके समझो तो कुछ नहीं लिखा है। आर्ट्रियोलर यानी छोटी, देखो इसमें आर्टरी नहीं बोल रहा है अपन आर्ट्रियोलर बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर बड़ी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट में आ गई ना तो फिर स्ट्रोक जैसी बड़ी कंडीशन हो जाती है, यहाँ छोटी कंडीशन है अभी। तो आर्ट्रियोलर यानी जो छोटी छोटी आर्ट्रियोलर है वो डैमेज हो गई, और डैमेज होने की वजह से उनमें किसका डिपोजिशन होता है, फिब्रिन का, तो आर्ट्रियल फिब्रिनेटेड लीजन, डैमेज यानी लीजन, तो आर्टरी में लीजन होने की वजह से फिब्रॉइड का डिपोजिशन होता है ऑफ द ग्लोमेरुलाई, किसकी आर्टरी, ग्लोमेरुला की आर्टरी, यानी किडनी का भी डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, याद रखना। जब हाई बीपी हो जाती है ना, बहुत ज्यादा लॉन्ग समय में रहती है, तो उन लोग की किडनी भी डैमेज होने लग जाती है, क्यों, क्योंकि किडनी के जो छोटे छोटे आर्टरियल्स होते हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आगे चल के अभी हम देखेंगे कि यूरिन में आपको ब्लड मिलेगा, एबनॉर्मल प्रोटीन मिलेगा, यूरिया मिलेगा, क्रिएटिन मिलेंगे, ये सब बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी जो छोटी छोटी आर्टरियोल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई हैं, तो पूरी बॉडी अफेक्ट होना दिखती है। साइन सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको, जो मेजरली इसमें साइन सिम्टम्स लिख के आओगे वो ब्रेन से रिलेटेड लिख के आओगे। वैसे तो हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम्स बॉडी में बहुत सारे हैं,
मगर यहाँ आप ब्रेन से रिलेटेड ही लिख के आओगे। क्यों लिख के आओगे? क्योंकि आप हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी पढ़ रहे हो, ना कि हाई बीपी। हाई बीपी में फिर पूरे बॉडी के लिख के आओ, लेकिन यहाँ मेजरली वो सिम्टम सीवियर हेडेक मिलेगा। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो स्ट्रोक के एक्यूट स्टेज वाले हो जाते हैं। देखो, सीवियर हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे बिल्कुल जनरल सिम्टम्स हैं, हम सब में कोई ना कोई दिख ही जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो इसलिए इसे एक्यूट स्टेज, ये एक्यूट स्टेज में आप इस डिसीज को रख सकते हैं। विजुअल डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, कोमा तो बहुत लेटर स्टेज हो गई। ठीक है, फोकल और जनरलाइज्ड वीकनेस मिल सकती है। फोकल कब के? पर्टिकुलर उस जगह की आर्टरी डैमेज हो जाए, छोटी छोटी आर्टरी, या फिर पूरे ब्लड। और जनरली इसका भी मालूम, स्टार्टिंग में याद रखना, हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी का जनरलाइज्ड ही मिलता है। अगर वो कहीं एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए तो फोकल होता है, वरना जनरलाइज्ड ही बॉडी में वीकनेस मिलती है। अल्टर मेंटल स्टेट मिल सकती है ना, ड्यू टू सेरोवैस्कुलर स्पाज्म। सेरोवैस्कुलर स्पाज्म मतलब क्या? जो वेसल्स हैं ब्रेन की, वो अफेक्ट होने लग गई हैं, तो स्पाज्म में चली गई हैं। क्यों? क्योंकि हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से है, तो वो स्पाज्म में चली गई, तो उसकी वजह से भी आपको अल्टर्ड, आपको क्या समझ सकता है? अल्टर्ड मेंटल स्टेट, है ना। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? आपकी ब्रेन से रिलेटेड हो गई। ओवरऑल क्या साइंस मिलेंगे? सारी की सारे फिर वही ब्रेन से रिलेटेड लिख के आना। डिसओरिएंटेटेड, पेशेंट को पता नहीं है वो कहाँ है, क्योंकि ये सारे कैसे साइन सिम्टम्स है? साइकोलॉजिकल साइन सिम्टम्स जनरली ज्यादा देखने को मिलते हैं। डिसओरिएंटेशन, निस्तेमस मिलता है। निस्तेमस मतलब होता है इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, पेशेंट कर नहीं रहा फिर भी उसके आई मूवमेंट हो जा रहे हैं। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट हो रहे हैं ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट की तरफ एबनॉर्मली आई मूवमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो आर्टरीज है वहां की वो डैमेज हो रही है। ये होता है निस्तेमस, डिसओरिएंटेशन नहीं निस्तेमस। ठीक है, डिसओरिएंटेशन तो आप जानते हो, ओरिएंट में नहीं है पेशेंट, उससे कोई सोच समझ नहीं है वो कहाँ है क्या है, तो डिसओरिएंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फोकल और जनरलाइज्ड सीजर, जनरलाइज सीजर कब? जब पूरा ब्रेन अफेक्ट हो रहा है। फोकल क्या? कोई पर्टिकुलर पार्ट है, तो सीजर आ सकता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या जनरलाइज न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आपको देखने को मिल सकता है। कैसे डायग्नोस करोगे भैया ऐसे? हाई बीपी कैसे डायग्नोस करते हैं? सिंपल सी बात है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज यहाँ याद रखना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को बहुत मेजर पॉइंट है। डिफरेंशियल डायग्नोस का मतलब क्या होता है? कि कोई भी दो डिसीज में डिफरेंस क्रिएट करना। जो दूसरी डिसीज है उसका सिम्टम सेम टू सेम हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी के जैसा होगा। ऐसे हम बहुत सारी डिसीज में पढ़ के आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोस, कि दोनों के सिम्टम, साइन एंड सिम्टम सेम होते हैं, तो उनमें अलग कैसे करना है। तो इसका और स्ट्रोक का सेम होता है, क्योंकि मैंने बोला ना ये स्ट्रोक का एक्यूट फेज है। तो आपको समझना है कि अगर आपको हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, तो ये मत समझो कि स्ट्रोक का अटैक ही आ गया, ये उसका एक्यूट स्टेज है। तो इसमें और स्ट्रोक में लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि अरे स्ट्रोक का अटैक अब पड़ ही गया। तो ये हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, अभी स्ट्रोक का अटैक नहीं पड़ा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी इंक्लूड हेमरेजिक एंड इस्चेमिक क्या स्ट्रोक। ठीक है, क्या क्या होता है? फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस प्रीडोमिनेट इन दिस अदर। अब यही मैंने आपको कहा था, क्या कहा था मैंने आपको? कि जो इनमें है ना स्ट्रोक में, उसमें आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कि एक साइड की पूरी बॉडी पैरालिसिस कर गई। हम पूरा स्ट्रोक पढ़ के आए, एक एक नब्बा, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरकैरोटिड आर्टरी पोस्टीरियर का है ना, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है ना, और बैसिलर आर्टरी, वर्टिब्रो बैसिलर आर्टरी, सबके पढ़ के आए हो, एक एक के फोकल थे। और अभी भी वो चैप्टर, पूरा चैप्टर यूट्यूब पे जाके देखो, फोकल थे कि नहीं, कि इस आर्टरी का काम ये था तो ये जा रहा था। लेकिन इसका यही डिफरेंशिएशन मेन होता है कि इसके जो इंसेफेलोपैथी के साइन सिम्टम्स होते हैं जनरलाइज्ड होते हैं, पूरी बॉडी में आते हैं उस टाइम। और इसके क्या होते हैं? इसके कि फोकल होते हैं, तो ये बहुत बड़ा डायग्नोस पड़ जाता है देखने को। whereas mental status changes are characterized of hypertensive encephalopathy, इसमें पूरी बॉडी में पेशेंट डिसोरिएंटेड है, हेडेक हो रहा है, आंखों में दिख रहा है, ये सब इसका रहता है। और इसके फोकल रहते हैं किसके? स्ट्रोक के, कि पर्टिकुलर जो आर्टरी बिगड़ रही है वो जिस पार्ट को सप्लाई करती है उसी के फंक्शन सिर्फ डिस्टर्ब होते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? क्या देखोगे भैया? एमआरआई निकालो, और क्या। ब्रेन में आपको मैंने बोला था ना परप्यूरा देखने को मिल रहा था। परप्यूरा कब देखने को मिलता है? जब क्या छोटी छोटी आर्टरीज डैमेज होने लग गई हैं, प्लस हाई बीपी सब देखने को। और यूरिन, मैंने पता ना पूरा का पूरा यूरिन वाला, क्योंकि मैंने अभी आपको ये लाइन पढ़ा के आया हूं, फिब्रेनॉइड आर्टेरियल लीजन ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो किडनी के सारे फंक्शंस आपको किडनी यूरिन में एबनॉर्मली चीजें देखने को मिलेंगी। तो सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन ऑफ्टन शोज हेमरेज, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हल्का सा छोटी छोटी आर्टरीज में इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो सीटी स्कैन शो द ब्रेन ऑफ्टन शोज हेमरेज एंड इज अराउंड द बेसल गैंग्लिया।
However, the neurological deficit is usually reversible if the hypertension is properly controlled. और यही मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रोक में रिवर्सिबल होता है, स्ट्रोक का अटैक एक बार पड़ गया तो पड़ गया, मगर इसका नहीं होता। इसका क्या है कि जब बीपी आपकी ज्यादा है तो इस वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, आप बीपी बैक टू नॉर्मल कर लोगे तो सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, सीटी स्कैन ब्रेन में आपको कैसा हैमरेज इस तरीके से नजर दिखाई देता है कि छोटी छोटी सी आर्टरियोल से वो डैमेज हो रही है, स्ट्रोक की तरह नहीं कि पूरा पार्ट ही चला गया। तो क्या बेसल गैंग्लियो के आसपास जनरली ज्यादा दिखाई देता है न्यूरोलॉजिकल डेथ, और इसमें क्या है सबसे बड़ी पॉइंट ये रिवर्सेबल है। और स्ट्रोक का अटैक पर गया तो वो कहां रिवर्सेबल है, वो तो इरिवर्सेबल है, वहां तो गेम खत्म, ठीक है। तो ये रिवर्सेबल होता है और ये जनरलाइज्ड होता है, पूरी बॉडी में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड भी कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, हाई बीपी है, बीपी कंट्रोल कर लो तो हाइपरटेंशन एंसेफेलोपैथी कंट्रोल हो गई, और क्या। तो इसका जो पूरा ट्रीटमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, बीपी के लिए रहेगा। क्या क्या देखने को मिलता है भैया, यूरिन, ब्लड में, यूरिन में आपको ब्लड मिलेगा, प्रोटीन, ग्लूकोज क्यों मिलेगा, मैंने अभी आपको बोला कि ये आर्टरीज डैमेज हो रही हैं, ये आर्टरीज डैमेज, फिब्रिनोड आर्टरी डैमेज होंगी अगर किडनी की तो आपको उनका ब्लड मिलेगा। प्रोटीन एब्नॉर्मल क्यों, क्योंकि बॉडी किडनी की फिल्ट्रेशन रेट गिर गई, जीएफआर रेट गिर जाती है, फिल्ट्रेट नहीं कर पाती। ग्लूकोज कब मिलेगा, जब पेशेंट को डायबिटीज है, और मैंने कहा कि डायबिटीज में बीपी ज्यादा रहती है और डायबिटीज के पेशेंट में हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी बहुत कॉमन रहती है, ये बात मान लो आप, ठीक है। तो ग्लूकोज देखने को मिलेगा, है ना। ब्लड में आपको एब्नॉर्मल यूरिया, ब्लड में यूरिया, क्रिएटिन, इलेक्ट्रोलाइट क्यों बड़ा मिलेगा, क्योंकि भैया किडनी उसे बाहर निकाल ही नहीं पा रही, फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही, तो ब्लड के अंदर बड़ा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, और आपके बॉडी में और क्या, और मैंने बताया कि बीपी के, और जो बीपी के साइन सिम्टम्स है वो बड़े मिलेंगे। बीपी क्यों बढ़ जाती है, सीरम में टोटल एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ जाते हैं, और आपको पता, और ये बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट की क्या बीपी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है पेशेंट का, इसलिए हो जाता है क्योंकि एबनॉर्मल, क्यों, बॉडी में कहीं भी अगर आर्टरी में इधर प्लेग व्लेग बन गया तो ब्लड क्या है, कैसा हो जाता है, उन लोग का कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड थिक हो जाता है। तो बॉडी क्या करती है कि प्रॉपर ब्लड पहुंच नहीं पाता, तो बॉडी उस चक्कर में अपना बीपी खुद बढ़ाती है कि भैया नहीं तो पेशेंट को हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, पेशेंट में ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा। और ऐसे लोगों में जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उस वजह से उनकी डेथ हो भी जाती है कि ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बॉडी एक लिमिट तक बीपी बढ़ा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्यों कराओगे बताओ, थायराइड इसलिए कराओगे क्योंकि याद रखना हाइपर थायराइड आपकी हमेशा बीपी बढ़ाती है। हाइपर थायराइड मतलब क्या, आपके तीन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनिन, और T4 थायरोक्सिन, T4 पता ना T3 का प्रिकर्सर होता है, ये सारा, ये सबकी सब, ये चैप्टर भी पूरा फार्मा में डला हुआ है, जाके देख लेना। ये इनका एब्नॉर्मल लेवल बढ़ जाता है, और आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड का काम क्या है आपकी बॉडी में, बेसिक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। तो जिन लोगों में थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो इसकी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है, तो उन लोगों में बीपी बहुत बढ़ जाते हैं, बीपी, रेस्पिरेटरी पल्स, सारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है। तो थायराइड की वजह से भी आपकी बीपी बढ़ी हो सकती है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में आप वो सारे टेस्ट कराओ जिससे आपको लगता है कि उनकी बीपी बढ़ी हो सकती है, तो इससे तो आपको बीपी पता चलेगा। फिर आप सीटी स्कैन कराओ, फिर ये देखो क्या बीपी की वजह से ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में हो रहा है, और अगर आपको वहां पर हैमरेज और ये सब चीजें नजर आ रही है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, तब आप जाके क्लियर बोलेंगे ओके मैंने इन सब टेस्ट से पता कर लिया इसको बीपी बढ़ी हुई है। फिर मैंने पर्टिकुलर अलग से टेस्ट लगाए तो उसे मुझसे ये पता चला कि इस पेशेंट को एंसेफेलोपैथी भी हो रही है हाइपरटेंसिव की वजह से, ठीक है। अब इसका जो पूरा ट्रीटमेंट रहेगा ना A to Z, वो सिर्फ और सिर्फ बीपी कम करने पर रहेगा। यहाँ पर मैं आपको ड्रग तो बताऊंगा, सारे ड्रग बताऊंगा, लेकिन हर एक ड्रग की अगर मैकेनिज्म समझनी है तो फार्मा में जाना, पूरा ड्रग्स कंट्रोलिंग बीपी पढ़ा है उसमें, वो सेकंड ईयर फार्मा का है, ठीक है ना। वो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपको दवाइयों के नाम लिख के आने हैं, ड्रग के मैकेनिज्म नहीं समझानी, क्योंकि मैकेनिज्म फार्मा में समझानी होती है। अगर मैकेनिज्म याद नहीं है तो जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, रिवाइज हो जाएगा, अच्छी बात है। अब एक सबसे अच्छी बहुत प्यारी एक चीज बता रहा हूँ, इसमें इतने में ना बहुत प्यारी चीज लिखी हुई है। हमेशा एक बात याद रखा करो, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, बॉडी में कोई भी चीज हो ना, हमेशा ना क्या होता है ना कि बॉडी में कोई भी चीज एकदम नहीं बढ़ती। हम बोलते हैं ना, पेशेंट को हमने देख ला अरे मर गया, पेशेंट की बीपी 250 है, पेशेंट का अगर हमने डायबिटीज देखी अरे 250 डायबिटीज पहुंच गई, हमें लगता है अरे ये तो परसों नरसों नॉर्मल थे, इतनी डायबिटीज कैसे हो गई, अभी तो ठीक थे, इतनी बीपी कैसे हो गई, एकदम बढ़ गई क्या। हमेशा याद रखो बॉडी में एकदम कभी कुछ नहीं होता, बॉडी में क्या जिंदगी में भी कभी कुछ एकदम नहीं होता, हर चीजें जीरो से ही शुरू होती हैं।
हर चीज है 0 से लेके 100 तक शुरू होती है। और दिक्कत ये होती है ना कि हमें नजर 100 पे आती है। बॉडी के अंदर सारी प्रोसेस 0 से लेके 100 तक ही चल रही थी अपने समय में। बीपी उसकी ऐसा नहीं हुआ कि सीधे 120 से 250 हो गई, नहीं, 120 से 130, 140, 150, 160 ऐसे हुई। लेकिन आपको कब नजर आई? जब आपको लगा कि इतनी ज्यादा बीपी हो गई कि अब आपकी बॉडी सहन नहीं कर पा रही। आपको जब सिम्टम्स नजर आए तब आपने देखा अरे मर गया, हमारी तो बीपी 250 हो गई। तो उसका ये मतलब नहीं है कि सडन 250 हो गई, 250 तक की एक प्रोसेस थी। वो सीढ़ियां चढ़ा एक एक करके, और लेकिन नजर आपको 250 पे आई, नजर आपको 250 पे आई। तो उसका ये मतलब नहीं था कि 250 सडन हो गई। इसी तरीके से ये होता है कि लाइफ में हम बहुत सारी प्रोसेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या बहुत सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें लगता है ना कि यार कुछ दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, हमारी मेहनत फालतू में हो रही है, टाइम पास हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं हो रहा। अरे आपको नहीं दिख रहा, नजर आपको 100 पे आएगा, जब दिख जाएगा ना, हो जाएगा। जब घर वाले सब बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, मेहनत करते रहो, नजर 100 पे आएगा। क्योंकि उससे पहले ना हमें नजर आता है ना किसी को। नजर जब भी आता है जब हमें उसका रिजल्ट मिलने लग जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब बॉडी में अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो भी तुरंत नजर नहीं आता। जब नजर आता है जब साइन सिम्टम्स दिखते हैं, एक हद पार हो जाती है। और अच्छा भी जब मिलता है तब एक हद पार हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, ये मैंने आपको क्यों समझाया? इसलिए समझाया क्योंकि बॉडी में जब बीपी बढ़ी तो 0 से डायरेक्ट 100 नहीं हो गई, 0 से धीरे धीरे करके, यानी प्रोसेस 0 से 10 हुई, 20 हुई, यानी बीपी जो 120 थी वो डायरेक्ट 250 नहीं हुई, एक एक करके हुई। तो इसका मतलब क्या कि पेशेंट में इसका, ऐसे ही डायबिटीज में, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल में, बॉडी में ए टू जेड, ऐसे ही थायराइड में, बॉडी में अगर ए टू जेड कोई भी चीज बढ़ती है तो कभी सडन नहीं बढ़ती, ये याद रखना। इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई भी चीज आप सडन कम नहीं कर सकते। क्योंकि पेशेंट की 90% डेथ सिर्फ इस वजह से हो जाती है क्योंकि आपने उसकी बॉडी में, आपको इतने सारे देख लेना कि डायबिटिक का एक पेशेंट था, हॉस्पिटल हाई हाई डायबिटिक हो गई या हाई बीपी हो गई, हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा, उसका 2 दिन ट्रीटमेंट चला, पेशेंट पता चला अरे कोमा में पहुंच गया, मर गया। बोला अरे वो तो अच्छा था घर पे, थोड़ी बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करा और पेशेंट की डेथ हो गई। क्यों गई? डॉक्टर की गलती से। हमने क्या करा, हमने पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम्स देखे, हमने देखा अरे बीपी बहुत ज्यादा है, हम घर पे भी कर लेते हैं। हमने क्या करा, लोग क्या मालूम क्या गलती करते हैं, बीपी की डेली दवाई खाते हैं। अब उन्होंने देखा अरे मर गया, 250 बीपी हो गई, उन्होंने दोनों के 2 गोली एक साथ खा लो। डायबिटीज बढ़ गई, 2 गोली एक साथ खा लो। थायराइड बढ़ गई, 2 गोली एक साथ खा लो। वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। हमेशा याद रखो कोई भी चीज एकदम नहीं बढ़ती, 0 से 100 होती है, उसी तरीके से उसको 100 से 0 करना। अगर 100 है तो पहले उसे 90 करो, फिर 80 करो, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0, तब आप बच पाओगे। भैया ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? हमारी बॉडी में सबसे प्यारी चीज होती है, अगर आपकी डेथ होनी होती तो, अगर आपकी बीपी बढ़ने से डेथ होती तो डेथ 150 पे ही हो जाती, 250 तक आप क्यों बचे हो? क्योंकि हमारी बॉडी खुद को हैबिचुअल करती है। हमारे बॉडी में बहुत अच्छी प्रोसेस है, मालूम क्या? हैबिचुअल। आप बॉडी को अगर अच्छा दोगे तो वो उसके लिए अच्छे के लिए हैबिचुअल हो जाती है, आप बुरा दो तो उसके लिए हो जाती है। मगर दोनों में वो समय लेती है। हमें लगता है कि अरे बुरे के लिए एकदम तुरंत हैबिचुअल हो गई या अच्छे के लिए हो गई, नहीं, बॉडी ना अच्छे के लिए एकदम हैबिचुअल होती है ना बुरे के लिए होती है, वो दोनों में समय मांगती है। अगर आप उसके लिए कोई गंदी चीज सिखाना चाहते हो तो उसको भी आप एक लंबे, अगर अल्कोहल सिगरेट ये पीना है तो ये एकदम भी इसकी आदत नहीं पड़ती भैया, महीनों तक पियो तब बॉडी सीखती है। और आपको लगता है कि आप अल्कोहल दारू पीते हो, सिगरेट पियो तो आप लगता है कि एक दिन में छोड़ दोगे, नहीं ना, आप एक दिन में सीखे हो ना एक दिन में छोड़ पाओगे, तो उसके लिए उतना ही टाइम लगेगा। तो उसी तरीके से होता है, जब बीपी बढ़ जाती है, डायबिटीज सारी चीजें बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे उसको रिड्यूस्ड करना पड़ता है। बीपी को धीरे धीरे कम करिए। अगर आपने एकदम, अब क्या बॉडी हैबिचुअल हो गई, अब बॉडी तो 250 के लिए हैबिचुअल है, आपने तुरंत अगर बीपी 150 कर दी, 100 गिरा दी, बॉडी क्या हो जाएगी? तुरंत कोमा में पेशेंट डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपके ऑर्गन्स इस ब्लड प्रेशर के लिए उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करा। अब आप बोलोगे सर एक दिन में होता है क्या? नहीं, मैंने कहा ना ये हफ्तों की प्रोसेस है। आपको एकदम दिखी क्यों? क्योंकि सिम्टम्स नजर आए। तो पेशेंट क्या है, अब उसके ऑर्गन, जैसे हार्ट है, सपोज हार्ट है, हाई बीपी हुई तो ब्लड, हार्ट में क्या है, ब्लड बहुत प्रेशर से जा रहा है, तो हार्ट अपने आप को क्या क्या करता है, खुद को एक्यूमुलेट, अपने आप को एडप्ट करता है इतने हाई बीपी के लिए। जब 150 थी तब उसने एडप्ट करा, 160 पे एडप्ट करा, 170 पे करा, 180 पे करा, 250 पे जब लगा के अरे नहीं भैया अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तब आपको सिम्टम्स नजर आए। इसी तरीके डायबिटीज में तो सबसे ज्यादा डेथ डायबिटीज और बीपी में हो जाती है, सिर्फ एक गलती की वजह से। डायबिटीज में भी यही होता है कि जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ा तो नॉर्मल ब्लड फ्लो क्या हो गया, ब्लड थिक हो गया, स्लो हो गया। तो बॉडी में इतना ग्लूकोज हो गया, ब्लड के टिश्यूज ने, अपने हार्ट ने, ऑर्गन्स ने
इसे ही तो बोलते हैं हार्ट अटैक, ये सब आ जाना। उसने अपने आप को हैबिचुअल करा। आप क्या करते हो, ब्लड, जैसे ब्लड ब्रेन तक पहुंचना है, तो उसने ब्रेन ने अपने आप को हैबिचुअल करा, आपने सडन गिरा दिया, अब उसकी हैबिचुअलिटी टूट गई, हैबिचुअलिटी टूट गई। अब उसके लिए तो 250 तो न्यू नॉर्मल था ना। आप कोविड क्या बोलते हो, ये ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये आपके लिए क्या है, न्यू नॉर्मल है। तो ब्लड ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए वो चीजें न्यू नॉर्मल हो गई थी। अब आपने उसके लिए वो आपने भले अपनी बॉडी के लिए आपने नॉर्मल लेवल पे आए और आपने बोला ये तो नॉर्मल था, नहीं, बॉडी एक न्यू नॉर्मल पे पहुंच गई थी, उसके लिए तो ये अब नॉर्मल हो गया, इसलिए पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए चाहे बीपी हो, चाहे कोई भी बॉडी के A to Z चीज हो, अगर कोई भी अगर एकदम सडन गिर गई है, सडन अगर गिर भी गई है, अगर ग्लूकोज सडन गिर गया, बीपी सडन गिर गई, तो सडन बढ़ाओ मत, नहीं तो पेशेंट भैया चला जाएगा। बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अगर सडन बढ़ गई है तो सडन गिराओ मत, सडन अगर गिर गई है बहुत ज्यादा तो सडन बढ़ाओ मत, धीरे धीरे से डे बाय डे करो। इसलिए डायबिटीज हो चाहे बीपी हो, अभी बीपी अगर आपकी तुरंत होगी तो उसको धीरे धीरे से इंक्रीज करना। लोअरिंग बीपी टू क्विकली मे कॉम्प्रोमाइज टिश्यू परफ्यूजन एंड कॉज सेरिब्रल डैमेज। क्यों? क्योंकि ब्रेन को तो हाई बीपी की आदत पड़ गई थी, आपने एकदम तुरंत ब्लड प्रेशर कम करा, अब वो ब्रेन के लिए तो लो ब्लड प्रेशर हो गया ना, भले बॉडी आपके लिए तो क्या हो गया कि 150 इज अ नॉर्मल प्रेशर आपके लिए, मगर वो ब्रेन को तो 250 की आदत थी। अब ब्रेन के लिए 250 की जगह आपने सडन 150 करा तो ब्रेन के लिए वो क्या हो गया, लो बीपी हो गई, और तुरंत ब्रेन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऑसिपिटल ब्लाइंडनेस, प्रिसाइड कोरोनरी, रेनल इंसफिशिएंसी, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाती है, और इस चक्कर में पेशेंट निबट जाते हैं। चाहे वो मोस्ट कॉमन दो बता रहा हूं, डायबिटीज और बीपी निबट। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर कोई भी बढ़ जाए, हॉस्पिटल जा रहे हो, तो बहुत समझदार डॉक्टर्स पे और इन सब पे ही जाओ, और आप खुद बात करोगे, धीरे धीरे से आप चेक करोगे एकदम एक लेवल गिरा रहे हैं कि नहीं। सडन मैंने मेरे फैमिली रिलेटिव्स में ही मैंने एक का देखा है कि डेथ हो गई, एक बिल्कुल नॉर्मल थे, हॉस्पिटल चल के गए हैं, अगले दिन कोमा हो गया, उसके अगले अगले दिन कोमा हो गया विद इन 12 आवर्स, उसके अगले 12 आवर में पूरी याददाश्त चली गई, और उसके 24 घंटे भी पूरे नहीं हो पाए, डेथ हो गई। और जो हॉस्पिटल चल के गए, ऐसे कैसे हो सकता है? पेशेंट की डायबिटीज 320 थी, चल के गया, और पेशेंट की डेथ हो गई विद इन 24 आवर। क्यों? मैंने रिपोर्ट देखी तो 320 अभी थी, 24 आवर बाद देखी पेशेंट की डायबिटीज भैया 150, 320 से 150 विद इन 24 आवर। पेशेंट मरेगा नहीं तो क्या होगा? कौन जिम्मेदार है? इंसुलिन लगा दी हाई लेवल की, मर गए पेशेंट, कौन जिम्मेदार है? और कोई मानता नहीं है। तो ये हमेशा आपको, इसलिए मैंने इस पर इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि ये आजकल बीपी डायबिटीज हर घर की कहानी है, तो उस पर ध्यान देना। कभी भी बड़े हॉस्पिटल्स जाओ, कहीं भी जाओ, इस पे इसलिए 10 मिनट दिए कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना बन जाए आप लोगों के लिए। ठीक है। ओरल थेरेपी में क्या, सबलिंगुअल कैप्टोप्रिल, ये याद रखना, ये ड्रग का नाम हमेशा याद रखना, ये बहुत कॉमन ड्रग होता है। आपने कभी भी देखा है जो हार्ट पेशेंट होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आईबीपी होती है, उनको पता फटाफट एक गोली निकाल के बोल देते हैं जीभ के नीचे रख लो और इसे चूसते रहो। ये टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैप्टोप्रिल, ये रामबाण होता है, इसको याद रखना हमेशा। हार्ट पेशेंट्स को, जो हार्ट पेशेंट होता है ना हाई बीपी, क्योंकि हाई बीपी इज ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट प्रॉब्लम। अगर हाई बीपी है तो ब्रेन स्ट्रोक के लिए और हार्ट अटैक के लिए भी। हार्ट अटैक वालों के पास ये समझ लो कैप्टोप्रिल के एक पत्ता तो हमेशा ही उनकी जेब में रखा होता है ना। जैसे ही लगता है ना कि चेस्ट में पेन होने लग गया, कोई भी कुछ हो गया है ना, बहुत सारी क्या होती हैं एकदम, जैसे कैप्टोप्रिल तो लो बीपी कराती है। एक ड्रग और होता है, जैसे कौन सा ड्रग होता है, एस्पिरिन होता है, और भी बहुत सारे ड्रग होते हैं। एक कुछ ड्रग हार्ट पेशेंट में ऐसे होते हैं जो बीपी को बढ़ा देते हैं, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो बीपी को गिरा देते हैं। तो कैप्टोप्रिल सबलिंगुअल ये बीपी को गिरा देता है। और जो हार्ट पेशेंट है, जिनको ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कंडीशन कौन सी, अगर बहुत सारे हार्ट पेशेंट होते हैं जिनको क्या होता है, जिनका एकदम हार्ट का जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट में कम हो जाता है, तो उनको एक ऐसा ड्रग सबलिंगुअल दिया जाता है कि उससे एकदम बीपी बहुत तेज हो जाती है, एकदम सडन ब्लड फ्लो हार्ट में इतनी प्रेशर से हार्ट में पड़ता है कि हार्ट एकदम काम करना स्टार्ट कर देता है। काम करने का मतलब होता है कि उसका काम तो तब भी कर रहा था मगर वो धीरे कर रहा था, वो तेज करना स्टार्ट कर देता है। उसमें हाई बीपी करा देते हो आप ये ड्रग में, इसमें लो बीपी कराते हो। क्यों? क्योंकि इसमें ये बीपी के लिए, याद रखना, जब हाई बीपी होती है तो कैप्टोप्रिल रखते हैं पास में, ये क्या सडन बीपी गिरा देती है तुरंत, लेकिन थोड़ी सी, एकदम नहीं। ये इससे ये ड्रग हमेशा याद रखो, ये आपको ठीक नहीं करती, ये ड्रग आपको मौका देती है कि आप डॉक्टर्स के पास पहुंच जाओ। आपको लग रहा है ना कि कैप्टोप्रिल ये रहता है कि अरे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब ऑर्डिनेटेड यहीं मर जाएंगे, तो एक ड्रग रख लेते हैं, तो उससे आप थोड़े से होश में आ जाते हो, डॉक्टर तक पहुंच जाओ, फिर वो आपको बचा लेगा। ये ड्रग आपको ऐसी, ये कैप्टोप्रिल बीपी को लो करता है, ऐसे एक ड्रग होता है हार्ट के लिए, वो हाई बीपी कर देता है बहुत तेज। क्यों? क्योंकि हाई बीपी क्या होता है, हार्ट में क्या है, ब्लड का वॉल्यूम स्लो हो गया है, तो वो क्या इतनी तेज बीपी करके ब्लड के वॉल्यूम को बहुत तेज करा देता है कि हार्ट को मजबूर करा देता है कि फंक्शंस करो, लेकिन सिर्फ
20 से 30 मिनट के लिए। अगर आप उस समय में डॉक्टर पे पहुंच गए तो आप बच जाते हो। और ये बहुत ऐसे ड्रग्स के नाम याद होने चाहिए जनरली, लेकिन आप प्रिस्क्राइब नहीं करना है आपको, ना ही कुछ बोलना है। जो एक हार्ट सर्जन होते हैं वो ऑलरेडी उनको दे के रखते हैं, एक बीपी वाले होते हैं ऑलरेडी दे के रखते हैं। आपको तो सिर्फ नाम याद करना है, ना आपको कुछ प्रिस्क्राइब करना है, ना आपको कुछ बताना है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोशिश नहीं करनी कि किसी को प्रिस्क्राइब करना है या किसी को दे देना है, ठीक है। वो एक डॉक्टर्स हैं जो ऐसे जो हार्ट के स्पेशलिस्ट है वो उनके लिए देंगे, जो बीपी के लिए है वो उनके देंगे। आपको तो बस बता रहा हूँ कि सबलिंगुअल कैप्टोप्रिल कैन सब्स्टिट्यूएंटली लोअर बीपी विद इन 10 to 30 मिनट्स में ये बीपी गिरा देता है मैनी पेशेंट में, ठीक है। मगर ये और जो जनरल पेरिनेटल थेरेपी, ये सारे के सारे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपको अगर ढंग से पढ़ना है तो फार्मा में जाना, ब्लड उसमें रहे ड्रग्स फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर, पूरा चैप्टर उसमें ये सब के काम बता दिए। इसमें तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये होता है ड्रग लेबिटालॉल। ये क्या होता है? ये बीटा ब्लॉकर होता है। ये ड्रग बीटा ब्लॉकर होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। क्यों? जो ब्लड वेसल्स है इसमें ब्लड ट्रेवल कर रहा है, अगर मैं इन ब्लड वेसल्स को दूर दूर कर दूं वॉल को, तो अब जो ब्लड फ्लो कर रहा था उसकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने एरिया बढ़ा दिया। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके बीपी को कम कर देते हैं। ऐसे ही सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है और ऐसे ही इंट्रामस्कुलर हाइड्रालिजाइन होता है, ठीक है। ये जब दिए जाते हैं जब बीपी बहुत ज्यादा हो गई है और ओरल से काम नहीं चलेगा, तब इंट्रावीनस दिए जाते हैं, वरना टैबलेट की फॉर्म में दिए जाते हैं। 5 to 10 mg रिपीटेड एट 5 आवर एट हाफ, हर आध घंटे बाद 5 से 10 mg दी जाती है, जब तक आपकी, और ये इतनी कम क्वांटिटी में हर आध घंटे में क्यों? क्योंकि 10-10 पॉइंट से गिरा रहे हैं, सडन नहीं गिरा रहे। और क्या? ये तो था किसके लिए? बीपी कम करने के लिए। और बीपी की वजह से जो आपको फिट्स, क्योंकि इंसेफेलोपैथी भी तो हो रही है साथ में, और इंसेफेलोपैथी का मतलब क्या था कि ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब, यानी फिट और सीजर आएंगे तो आप क्या दोगे? इंट्रावीनस डाइजीपाम। डाइजीपाम क्या होता है? मसल रिलैक्सेंट। अगेन इसके भी पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है, जाके देखना ये मसल को रिलैक्स कर देता है। तो फिट्स में या सीजर वही तो होते हैं कि एबनॉर्मल कन्वर्जन आ रहे हैं तो मसल को रिलैक्स कर देते हैं। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। देखो, ये दिक्कत ये होती है ना कि जो आपका ये अगर आपको इंसेफेलोपैथी हुई है ना, वो अगर आपको कहीं सपोज ब्रेन स्टेम में हो गई, जनरली ये नॉर्मल होती है, ब्रेन स्टेम में होती नहीं है, मगर अगर ये कहीं ब्रेन स्टेम में हो गई तो वहां पर एबनॉर्मल इडीमा कॉज कर देती है। बहुत ही रेयर होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रेयरली हाइपर एफोसोपैथी में प्रेजेंट विद प्राइमरी ब्रेन स्टेम इडीमा। आपके ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन स्टेम क्या, सेरिबेलम वाले पार्ट को इन्वॉल्वमेंट में लेके वहां एडिमा कॉज कर देती है, विद और विदाउट ऑसिपिटल इन्वॉल्वमेंट। ये बहुत रेयर होता है कि एंसेफेलोपैथी और आपके अगर ब्रेन स्टेम में एडिमा कर दे उसके साथ। अगर हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी में अगर आपका याद रखना ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट में आ गया है, अगर ब्रेन स्टेम में एडिमा दिख रहा है हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी के पास, तो उसका नाम बदल जाता है, फिर उसका नाम हो जाता है ब्रेन स्टेम हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, ठीक है। इसको फिर क्या बोलती हैं? ब्रेन स्टेम हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी। क्यों? क्योंकि वहां ब्रेन स्टेम भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है, यानी आपके सेरिबेलम में भी इडीमा देखने को अगर मिले तो आप उसे ब्रेन स्टेम हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी लिख के आएंगे। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्रेन स्टेम हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, तो वहां पर आप लिख के आएंगे कि ड्यूरिंग इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, अगर आपके जो ब्रेन स्टेम यानी सेरेब्रम पार्ट में अगर इडीमा नजर आने लग जाता है विद और विदाउट ऑसिपिटल इन्वॉल्वमेंट, तो आप उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, ठीक है। So this so called brainstem hypertensibility may not respond to simple BP lowering। फिर वहां आपकी सिर्फ बीपी कम करने से काम नहीं चलेगा। क्यों भैया? इडीमा बन गया। इडीमा क्या बीपी तो कम कर लोगे, इडीमा बीपी की ड्रग से क्या इडीमा कम हो जाएगा? नहीं। फिर ये इतनी खराब कंडीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरा ब्रेन स्टेम सेरिबेलम के फंक्शन तो वहां पर क्या सर्जिकल करके आपके इडीमा को निकालना पड़ जाता है, या फिर इडीमा को कम करने के लिए ड्रग दिए जाते हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स में याद रखना, ब्रेन स्टेम हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, जब हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी के साथ आपका सेरिबेलम भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू। हाँ, और एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से अगर चाहते हो कि कुछ ऐसे डाउट्स, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ाते टाइम कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए या सब्सट्रैक्ट करनी चाहिए, कुछ घटाना या बढ़ाना चाहिए पढ़ाने के लिए किसी भी चीज में, तो प्लीज आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में डाल के दो। और आप लोग को या तो आप पर्सनली भी पूछो, तो कुछ भी चेंज चाहते हो तो बिल्कुल पूछना, ठीक है। थैंक यू।